Hello everyone, my name is Saloni and I welcome to all of you in our YouTube classes Dear Sir। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज की क्लासेस जो हैं वो यूपी पुलिस के लिए होने वाली हैं। ये जीके की क्लासेस हैं और आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करने के लिए कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, सो दैट आप लोग उसको नोट डाउन करते रहेंगे और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। ये क्लास जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग आज की सीरीज़ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और रेडी हो जाइए आप लोग कॉपी पेन लेके। और आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। कहाँ से प्राप्त किया गया है ये बताना है आपको। अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से या फिर स्विट्जरलैंड के संविधान से। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, दे आर राइट। जो भारतीय संविधान है उसमें राज्यों का जो संघ है उसकी संकल्पना कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट यानी कनाडा से प्रेरित है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, बढ़ते हैं आज की अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गण पूर्ति कोरम कितनी है? ये बताना है आपको। गण पूर्ति यानी कि कोरम कितनी है? ऑप्शन है आपके सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 4था भाग या फिर सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 3रा भाग। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी जवाब दिया है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, दे आर राइट। जो गणपूर्ति है उस किसी भी सभा, संसद, समिति, कार्यकारिणी की बैठक के लिए जो आगत न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या होती है। ठीक है, और इस न्यूनतम आवश्यक संख्या की उपस्थिति के बिना जो सभा या समिति होती है या फिर विधायिका होती है उसके कार्य को वैधानिकता प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, और भारतीय गणतंत्र की वर्तमान जो व्यवस्था है उसके अनुसार क्या होता है कि राज्यसभा या लोकसभा का जो अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति होती है वो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग ही होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर समानतक किसे नियुक्त किया जाता है? सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। प्रोटेम स्पीकर समानतक किसे नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन है आपके पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को या फिर पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी जवाब दिया नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, दे आर राइट। ठीक है, जो लोकसभा का चुनाव जीतकर सत्ता में आने वाली पार्टी होती है या गठबंधन की पहली जो प्राथमिकता होती है वो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, बुलक कैपिटलिस्ट यानी बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? बुलक कैपिटलिस्ट बताना है आपको। ऑप्शन है आपके गरीब किसानों को, धनाढ्य किसानों को, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं है, उन किसानों को जो बड़े जमींदार हैं। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। ब्लैक कैपिटलिस्ट किसे कहा जाता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं है। ठीक है, जो जनरली देखा जाता है कि बुलक कैपिटलिस्ट जो होते हैं बैल पूंजीपति, उन किसानों को कहा जाता है जो ना तो भूमिहीन कृषि या श्रमिक सीमांत किसानों के अंतर्गत आते हैं और ना ही वे बड़े जमींदार धनाढ्य किसानों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है आपके 1950 में, 1951 में, 1952 में या फिर 1953 में। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1952। जिन्होंने भी जवाब दिया है दे आर राइट। जो भारतीय संसद होते हैं उसके जो दो सदन हैं कौन कौन से हैं? लोकसभा
और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो भारतीय संसद के दो सदन लोकसभा और राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। और राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन। ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। ठीक है, इसमें होता है। और इसका गठन जो है सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 3 अप्रैल को हुआ था, 3 अप्रैल 1952। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952। और अगर बात करते हैं तो इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 13 मई, नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, 1952। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरूर से ज़रूर नोट कीजिएगा आप लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर या फिर तापक्रम पर। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल की नमी पर। जिन्होंने भी जवाब दिया है दे आर राइट। जो वायुमंडल में नमी होती है वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। जैसे सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा जो होती है वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से ही बढ़ती है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। संयुक्त राष्ट्र की, भारत की, जर्मन की, विश्व बैंक की। कहाँ की पहल है ये बताना है आपको। सभी लोग जवाब देंगे। सबके लिए सतत ऊर्जा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र संघ की। ठीक है, जिन्होंने भी जवाब दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ दे आर राइट। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2014 से 2024, ठीक है, 2024, इसके दशक को सभी प्रकार के लिए सतत ऊर्जा का दशक घोषित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था। ठीक है, सभी लोग जवाब देंगे। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिसाव, सल्फर डाइऑक्साइड का रिसाव या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव। सभी लोग जवाब देंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। जिन्होंने भी जवाब दिया है दे आर राइट। भोपाल जो गैस दुर्घटना था उसका कारण क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव था। ठीक है, और ये कब हुआ था? 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ठीक है, 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित जो भोपाल था वहाँ पे स्थित यूनियन कार्बाइड प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस के रिसाव के कारण व्यापक जनहानि भी हुई। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ये तो इजीएस्ट है, बताने की कोशिश कीजिए। बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब। सभी लोग जब बताने की कोशिश करेंगे। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बाबर। ठीक है, मुगल वंश का जो संस्थापक था कौन था? बाबर था। बाबर ने अप्रैल 1526 को पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसमें इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव डाली थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था कहाँ पे? ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या फिर रुहेलखंड में। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। ठीक है, जो मत्स्य महाजनपद था वो आधुनिक राजस्थान में स्थित था।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे जो जौनपुर राज्य है उनका अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन आपके मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह या फिर इब्राहिम शाह। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हुसैन शाह। जिन्होंने भी जवाब दिया है दे आर राइट। ठीक है, 1479 में जो लोधी वंश के शासक थे बहलोल लोधी, इन्होंने ये अंतिम शासक थे। ठीक है, इन्होंने हुसैन शाह चरकी को पराजित करके जौनपुर के को जो है पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था और जौनपुर को पूर्व भारत का सिराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूर्व में जो है भारत का सिराज। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, अगेन नोट डाउन कीजिए, भारत का सिराज किसको कहा जाता था? जौनपुर को। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं ये बताना है आपको। ऑप्शन है 3, 6, 9 या फिर 12। सभी लोग जवाब देंगे। द राइट आंसर इज 9। जिन्होंने भी जवाब दिया है दे आर राइट। यूपी में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? कौन से अभिलेख में हुआ है? ऑप्शन है आपके तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नवा मुख्य शिलालेख या फिर प्रथम स्तंभ अभिलेख। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी जवाब दिया हुआ है दे आर राइट। द्वितीय मुख्य शिलालेख जो अशोक थे उनके दूसरे तथा 13वें शिलालेख में दक्षिण भारत के चोल, पांड्य, ठीक है, सतीय पुत्र और केरल पुत्र सहित ताम्रपर्णी, जो यानी कि ताम्रपर्णी जिसको श्रीलंका बोलता है, उसकी सूचना मिलती है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का उल्लेख हुआ है। कौन से शिलालेख में? 13वें। ठीक है, कलिंग के युद्ध का उल्लेख किसमें मिलता है? 13वें शिलालेख में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी के रूप में औपचारिक राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? जो छत्रपति शिवाजी थे उनका औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन आपके पुणे, कोल्हापुर, रायगढ़ या फिर अहमदनगर। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी रायगढ़, दे आर राइट। जो शिवाजी थे, ठीक है, शिवाजी का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक जो हुआ था 5 जून को हुआ था। कितने को? 5 जून को हुआ था। 5 जून 1674। ठीक है, कहाँ? रायगढ़ के किले में हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? किन्होंने ट्रांसफर किया था दिल्ली? ठीक है, ऑप्शन है आपके आरम शाह, बलबन, इल्तुतमिश या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश। जिन्होंने भी जवाब दिया हुआ है दे आर राइट। जो सल्तनत काल के शासकों में सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने, यानी 1210 से 1236 तक ईस्वी में दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था। 1210 से 36 तक दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था ये बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन है आपके मुल्ला शेरी, अबुल फजल फैजी या फिर अबुल कादिर बादियूनी। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। जवाब देने की कोशिश कीजिए आप लोग।
सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने भी जवाब दिया है अब्दुल कादिर बादयूनी, दे आर राइट। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया हुआ था। अकबर के शासनकाल में बादयूनी ने रामायण का, ठीक है, और राजा टोडरमल ने भागवत पुराण का, इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का, और फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती का। इसके अलावा आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब्दुल रहीम खान ने तुजुक ए बाबरी का, तथा मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी ने कश्मीर के इतिहास रजत रंगड़ी का फारसी भाषा में अनुवाद किया हुआ था। जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, दे आर राइट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना करने वाला कौन था, ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके एम.जी. रनाडे, अनंत पटेवर्धन, जी.के. गोखले या फिर बी.जी. तिलक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने क्या किया था, भारत में सेवक मंडल यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। कब, 1905 में पूना में की थी। नोट डाउन जरूर कीजिएगा, 1905 में पूना में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी, कौन सी प्रेसिडेंसी में आरंभ की थी, ये बताना है आपको। बंगाल प्रेसिडेंसी में, आगरा प्रेसिडेंसी में, बम्बई प्रेसिडेंसी में, या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी में। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था, वेरी गुड। जिन्होंने भी जवाब दिया है मद्रास प्रेसिडेंसी में, दे आर राइट। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत तमिलनाडु के बारह महल जिले में स्थित अंग्रेजों के द्वारा जो भू राजस्व संग्रहण था उसी के लिए लागू किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, ये बताना है आपको। निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। ऑप्शन है आपके लखनऊ, कानपुर, बदायूं या फिर जौनपुर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बदायूं। जिन्होंने भी जवाब दिया है बदायूं, दे आर राइट। जो चिश्ती संप्रदाय थे उसी के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने 1238 से 1325 टू 1325, ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था। कौन से संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। अमिताभ बच्चन सर का जन्म कौन से जिले में हुआ था, ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके इलाहाबाद, लखनऊ, आजमगढ़ या फिर आगरा। सभी लोग बताएंगे अमिताभ बच्चन जी का जन्म कहाँ से हुआ था, यूपी के कौन से जिले में हुआ था। जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, दे आर राइट। जो प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक कैलाश खेर उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं, ये बताना है आपको। ऑप्शन आपके गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ या फिर बागपत। सभी लोग जवाब देंगे। कैलाश खेर का जन्म कहाँ हुआ है, यूपी के कौन से जिले में हुआ है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मेरठ। जिन्होंने भी जवाब दिया है दे आर राइट, मेरठ जिले में हुआ है इनका जन्म। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर से जरूर नोट डाउन कीजिएगा। ऑप्शन है आपके बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर विंड वेन।
सो द राइट आंसर इज एनीमोमीटर। जो वायु की गति होती है किससे मापी जाती है? एनीमोमीटर से। बात करते हैं बैरोमीटर की, तो इससे मापा जाता है वायु दाब। क्या मापा जाता है? वायु दाब। ठीक है। और अगर बात करते हैं हाइड्रोमीटर की, तो उसमें द्रवों के अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। ठीक है। और वेन की बात करते हैं तो ये वायु की दिशा बताती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है? ये बताना है आपको। स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ऑप्शन है आपके 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर। जिन्होंने भी जवाब दिया है 25 सेंटीमीटर, दे आर राइट। जो मानव की सामान्य आंख की यानी स्वस्थ आंख के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की दूरी होती है कितनी होती है? न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। जो बिग बैंग थ्योरी है, ऑप्शन है आपके स्तनधारी जीव, हिमयुग, ब्रह्मांड या फिर सागर। किससे रिलेटेड है आपको ये बताना है। बिग बैंग थ्योरी तो आप लोग पढ़े होंगे, सभी लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मांड। जिन्होंने भी बताया है दे आर राइट। जो बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है? ब्रह्मांड से रिलेटेड है। ठीक है। बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेंटर ने किया था। किसने? जॉर्ज लेमेंटर ने किया था। जरूर से नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है। ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है उसके संबंध में इन्होंने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो अत्यधिक उच्चतर घनत्व एवं ताप वाले सकल बिंदु में हुए महाविस्फोट से हुआ है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है। और बिग बैंग थ्योरी देने वाले कौन है? तो जॉर्ज लेमेंटर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस चीज के लिए सम्मानित किया गया ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, विशिष्ट ऊष्माओं के सिद्धांत के लिए, विशेष सापेक्षिक सिद्धांत के लिए या फिर बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने भी जवाब दिया प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, दे आर राइट। ठीक है। आइंस्टीन को 1921 में सैद्धांतिकी भौतिकी विशेष रूप से वैद्युत प्रकाश प्रभाव के नियम की खोज के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दरों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? ले जाने का रास्ता किससे होकर है ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके जोजिला, शिपकीला, चुंबी घाटी या फिर बानिहाल। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने भी जवाब दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए जोजिला, दे आर राइट। ठीक है। कश्मीर में पड़ता है। कश्मीर के जोजिला जो दर्रा होता है उससे होकर श्रीनगर से ले जाने का मार्ग है ये। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? सभी लोग जवाब देंगे। चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? ऑप्शन है आपके भारत, चीन, केन्या या फिर श्रीलंका। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, केन्या। जिन्होंने भी जवाब दिया है दे आर राइट। ठीक है। जो भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट है उसके अनुसार 2014 में शीर्ष पर जो 4 निर्यातक देश हैं चाय निर्यातक के, उसकी रिपोर्ट के अनुसार जो है ये बताया गया है कि जो श्रीलंका है वो, और चीन तथा भारत केन्या के बाद हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन सा आयु समूह है जिसको एडमिशन मिलता है? ऑप्शन है आपके 4 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 5 से 15 वर्ष या फिर 5 से 16 वर्ष।
सभी लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। सर्व शिक्षा अभियान कब हुआ था? 2001 में चलाया गया था। इसके अंतर्गत जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी 6 से 14 वर्ष, दे आर राइट। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थापित है, ये बताना है आपको। ऑप्शन आपके करनाल, हिसार, आनंद में या फिर जयपुर में। सभी लोग जवाब देंगे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने भी जवाब दिए करनाल। कहाँ पे है? हरियाणा में। ठीक है, यहाँ पे स्थापित है ये। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानो क्या है, ये बताना है आपको। एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीय उपभोक्ता या फिर प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता। जवाब देने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता। मानो क्या है? खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों होता है। ठीक है, क्योंकि वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरीके से खाद्य ग्रहण कर सकता है। पौधे एवं वनस्पति उत्पाद वर्ग में आते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? सबसे बड़ी चीनी मिल बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन है आपके खतौली, बलरामपुर, बुलंदशहर या फिर नजीबाबाद। जवाब देने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सबसे बड़ी चीनी मिल यूपी में कहाँ स्थित है एशिया का? सो द राइट आंसर इज खतौली। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में है खतौली। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल स्थित है कहाँ पे? खतौली में। खतौली कहाँ है? मुजफ्फरनगर में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है आपके मेरठ में, कानपुर में, नोएडा में या फिर वाराणसी में। सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग, जिसको IT एंड BPO उद्योग कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? नोएडा में। जिन्होंने भी जवाब दिया है दे आर राइट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि जो रसखान है उनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? रसखान का संबंध। ऑप्शन है आपको अमरोहा, अलीगढ़, अमेठी या फिर आगरा। जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए अमरोहा, दे आर राइट। ठीक है, जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि जो हैं रसखान हैं 1548 से 1628, इनका जन्म जो था यूपी के अमरोहा में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन है आपके नूरपुर, बागपत, खतौली या फिर मुजफ्फरनगर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नूरपुर। जिन्होंने भी जवाब दिया है दे आर राइट। ठीक है, नूरपुर। भारत के 5वें प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? नूरपुर जिले में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने जिलों में साइबर थाने खोलने की मंजूरी दे दी गई है? साइबर थाने खोलने की मंजूरी को कितने जिले में दी गई है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके 50, 57, 45 या फिर 60। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 57। जिन्होंने भी जवाब दिया है 57, दे आर राइट। उत्तर प्रदेश में जो साइबर अपराध है उसके बढ़ते मामले को देखकर जो यूपी के
मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी अध्यक्षता में लोकसभा भवन में जो हुआ कैबिनेट बैठक में 57 जिलों में साइबर क्राइम थाने स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। और प्रदेश की जो 18 मंडल मुख्यालयों में पहले से ही साइबर वहाँ पे मौजूद हैं साइबर थाने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया? ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके डैनियल बोरेन-बोइम, अली अबू अवाद, अभी दोनों, या फिर दलाई लामा। शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी डैनियल बोरेन-बोइम या फिर और अली अबू अवाद दोनों लोग हैं। ठीक है, जो प्रसिद्ध पियानो वादक हैं डैनियल बोरेन-बोइम और शांति कार्यकर्ता अली अबू अवाद ने 2023 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हेतु इन्हें चुना गया। ठीक है, दोनों ने गाजा संघर्ष के दौरान अहिंसक समाधान की दिशा में प्रयास किया था। ठीक है, और शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए पुरस्कार दिया जाता है इनको। अर्जेंटीना में जन्मे बोरेन-बोइम प्रतिष्ठित शास्त्रीय पियानो वादक और कंडक्टर हैं जो दुनिया भर के प्रमुख ऑर्केस्ट्रा के साथ संचालन के लिए जाने जाते हैं। उन्हें पश्चिम एशिया में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए संगीत का उपयोग करने के प्रयासों के लिए भी जाना जाता है। वहीं 1972 में जन्मे अली अबू अवाद एक प्रमुख फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता के हैं और 3 वर्ष तक जेल में रहने के दौरान एक दूसरे से मिलने में असमर्थ थे ये लोग। अवाद और उनकी मां ने 17 दिनों तक भूख हड़ताल किया था, जिसके बाद उन्हें मुलाकात की अनुमति मिली थी। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी ने 27वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब 24 नवंबर 2023 को जीता? ठीक है, ऑप्शन है आपके सूर्य शेखर गांगुली, परिमार्जन नेगी, अभिजीत गुप्ता या फिर पंकज आडवाणी। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पंकज आडवाणी, जिन्होंने भी जवाब दिया है। दे आर राइट। जो भारतीय क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के फाइनल में हमवतन सौरभ कोठारी को 5-0 से हटाकर 5वीं बार 27वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब को जीता। इससे आडवाणी की विश्व खिताबों की संख्या जो है वो 27 हो गई है। और 38 वर्ष के आडवाणी ने वर्ष 2005, 8, 14 और 18 के चरण में भी खिताब जीते थे। ठीक है, उन्होंने 2015 में स्नूकर का दोहरा खिताब जीता हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने विपणन वर्ष 2024 से 25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके 150 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये या फिर 400 रुपये। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने भी जवाब दिया है 150 रुपये। दे आर राइट। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है उसके विपणन वर्ष 2024 से 25 के लिए अनिवार्य जो रबी की फसल है उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो है उसकी वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई थी। एमएसपी में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी मसूर के दाल के लिए 425 रुपये प्रति क्विंटल, और इसके बाद अगर बात करें रेपसीड और सरसों के लिए तो 200 रुपये प्रति क्विंटल की मंजूरी दी थी। इसके अलावा अगर गेहूं की बात करें और कुसुम से प्रत्येक के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की मंजूरी दी थी इन्होंने। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग क्लास।